नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खुला आकाश में। खुला आकाश यानी कि एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं उन विषयों से संबंधित जिनका हमारे जीवन से सरोकार होता है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे किशोरियों की। जी हाँ, एक ऐसी अवस्था की जो ना तो बाल्यावस्था होती है ना ही युवावस्था। उस दोनों के बीच की एक दहलीज है, एक ब्रिज है जो इनको जोड़ने का काम करती है। हम बात करेंगे किशोरियों की और विषय है आज हमारा किशोरियों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां। इस विषय पे हमसे बात करने के लिए आज हमारे शहर की एक बहुत प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं इनसे, इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं इनसे किशोरियों के विषय में। तो मैम, आपका बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। खुला आकाश के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर चारू मोदी है, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। जी, डॉक्टर चारू मोदी विगत 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और पिछले 5-10 वर्षों से तो वो विशेषकर किशोरियों के लिए ही काम कर रही हैं। अभी हाल ही में इनका 3 दिवसीय एक कार्यशाला का भी समापन हुआ है, जिसमें इन्होंने विशेषकर किशोरियों से संबंधित और उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां हैं उसके विषय में बातचीत की है, सेमिनार किया है और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां की हैं जिनसे हमें पता चले कि आखिर जो परेशानियां हैं किशोरियों में वो क्यों आ रही हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले आज हम डॉक्टर से यही जानना भी चाहेंगे कि मैम, जब हम बात कर रहे हैं किशोरियों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की, तो जो उसका बेसिक कारण है, जो रीज़न है कि क्यों आजकल जो किशोरियाँ हैं उनमें बहुत सारी सेहत से संबंधित परेशानियाँ आ रही हैं, तो आपसे हम यही सबसे पहले जानना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आजकल अनेक समस्याएं जो हैं किशोरावस्था में उत्पन्न हो रही हैं, खासतौर से लड़कियों में, जैसे कि मासिक की अनियमितताएं या फिर देखा जाए खान पान की कमी के कारण उनमें एनीमिया होना, कुपोषण का भी शिकार होती हैं बहुत सारी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बालिकाएं, और कभी कभी तो उनको मानसिक तनाव या शारीरिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। जी। और इन सब का मुख्य कारण है, एक सबसे बड़ा कारण हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं ना, जीवन जीने की शैली, खास तौर से अर्बन महिलाओं में, यानी कि अर्बन लड़कियों में जो कि शहर में रहती हैं, उनका खान पान थोड़ा सा जैसे कहते हैं गड़बड़ होना, या फिर वो हेल्दी डाइट ना खाना, न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ करना। आजकल बहुत प्रचलित हो गया है जंक फूड का प्रचलन एडोलेसेंट गर्ल्स में, जैसे कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, मैगी बच्चे बहुत खाते हैं। और ये फटाफट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो परिवार में वर्किंग मदर्स जो होती हैं पूरी, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट हमारा ज़्यादा प्रचलन में आ गया है और इसमें माताएं भी काम करती हैं, पिता तो काम करते ही हैं, तो कभी कभी उनके पास भी समय के अभाव होने के कारण वो भी सोचते हैं कि जल्दी से बच्चे का पेट भरा जाए, तो थोड़ा कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन पे भी हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है खान पान। तो इसी सब की वजह से हमारा लाइफस्टाइल जो है थोड़ा गड़बड़ होने के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जी, बहुत सही बात कही आपने। और जो मूल कारण है वो बताया डॉक्टर ने कि न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि जो एकल परिवार है जिसमें माता पिता दोनों ही कार्यरत होते हैं और घर पे बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। माएँ भी ज़्यादा बिजी होती हैं और वो चाहती हैं कि अगर मुझे अभी समय का अभाव है तो मैं कुछ उन्हें ऐसा दे दूं जो झटपट बन जाए या बाहर से ऑर्डर ही हो जाए। और इस सब का खामियाजा, चूँकि बच्चों को वो ज़्यादा पसंद आता ही है, तो इस सब का खामियाजा वो बच्चे ही भुगतते हैं, किशोरियाँ ही भुगतती हैं। और एकल परिवार के साथ साथ जो इन्होंने कहा कि जीवन शैली में परिवर्तन, मैम, जीवन शैली में जो परिवर्तन आया है इसके भुक्तभोगी हम सब हैं। और ये जो अवस्था है ये तो सबसे ज़्यादा है। हालिया उदाहरण हम कोविड संक्रमण काल का ही ले लें कि जो एक फिजिकल एक्टिविटीज़ थी वो बिल्कुल ही बंद हो गई, और अब वो ऐसी बंद हुई, बच्चों को ऐसी आदत लगी कि अब भी जबकि सब कुछ नॉर्मल भी हो रहा है, बहुत कम हो गई है ये गतिविधियाँ। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है एक तरह से। एकदम आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे मैंने बताया कि कोविड, आपने बताया 2 साल हम सब लोगों ने कोविड झेला, इसमें हर एक का अपने घर से एक तरह से मूवमेंट बाहर बंद हो गया और बच्चों पे इसका खास असर पड़ा क्योंकि उनके स्कूल भी बंद हो गए।
और उनका जूम पर या कोई अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे उनकी गतिविधियां शुरू हो गई, स्कूल की भी। तो जहां हम बच्चों को पहले ही मना करते थे कि इतना मोबाइल मत देखिए, टीवी मत देखिए, लेकिन अब हमें उस दौरान ना चाहते हुए भी उनको मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर सब प्रदान करना पड़ा, जो कि उनके ऑलमोस्ट क्लास की तरह, स्कूल की तरह चलता था। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ तो 1 बजे ख़त्म हो रहा है, 2 बजे ख़त्म हो रहा है, तो उतना स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ गया। उसका नतीजा क्या हुआ कि उनकी आँखों की रोशनी के ऊपर उसका असर पड़ने लगा, बहुत सारे मेंटल कन्फ्यूजन्स होने लगे, बच्चों में तनाव रहने लगा, चिड़चिड़ापन, क्योंकि वो एक तरह से अपनी घर की चारदीवारी में कैद हो गए, ना अपने फ्रेंड्स से मिल सकते थे, ना कहीं बाहर जा सकते थे। घर के उसी माहौल में रहने से उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगा। इसकी वजह से उनके मूड चेंजेस जिसे कहते हैं, उनके फिज़िकल फॉर्म में भी चेंज आने लगा, क्योंकि घर में बैठना, खाली पढ़ना, टीवी देखना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ जाने के कारण खान पान ऐसा हो जाना कि खाली बैठना है, खाना है, बैठना है, खाना है, बैठना है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं रही, आउटडोर एक्टिविटी तो ज़ीरो ही हो गई ऑलमोस्ट। तो उससे क्या पड़ा असर कि उनके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होने लगे। सबसे पहला चेंज हुआ कि बच्चों में ओबेसिटी यानी कि वेट गेन होना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। उसके नतीजा ये हुआ, वेट गेन से उनके शरीर के ऊपर हार्मोन चेंजेस होने लगे, जिसका कुप्रभाव उनके शरीर में और फॉर्म्स में पड़ने लगा। जैसे बात की जाए एडोलेसेंट गर्ल्स की, तो उनमें पीरियड इरेगुलरिटी बहुत कॉमन होने लगी, जो ऐसी अवस्था में जो लड़कियां हैं। फिर उनमें बहुत सारे, जैसे कंडीशन हम लोग बोलते हैं, एक मेडिकल कंडीशन होती है जो बहुत कॉमन है, पीसीओडी, पीसीओएस, आप काफ़ी लोगों ने सुना होगा, ये सब बहुत ज़्यादा इसका इंसिडेंस बढ़ने लगा। देन हमारा एनीमिया भी, कुपोषण जिसे कहते हैं ना, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया से ग्रसित भी लड़कियां आने लगीं। और कई बार तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी से बहुत लड़कियां हमारे पास दिखाने भी आती थी, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती थी, बच्चे ना आके उनके माता पिता आते थे ये सब कंडीशन लेके, जिसका फिर हम लोग उचित उपचार भी करते थे। जी, यानी कि जो शारीरिक गतिविधियां घटने से जो परेशानियां उत्पन्न हुई वो लगातार जारी है, बढ़ती जा रही हैं। और पहले जब हम देखते थे कि किशोरियां बहुत कम आपके पास आती थी और ज़्यादातर शादीशुदा महिलाएं ही आपकी जो पेशेंट हुआ करती थी, लेकिन अब ये संख्या बहुत तेज़ी से डॉक्टर के पास भी बढ़ी है और इनका खुद का भी अनुभव यही कहता है कि ये गतिविधियां घटना जो है वो कहीं ना कहीं एक मूल कारण है। और सही है, मोटापा बढ़ना जिससे बहुत सारे हार्मोन से संबंधित परेशानियां हुई और किशोरियों में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हुई। एनीमिया की बात की मैम आपने, और जो भी अभी स्कूल गोइंग लड़कियां हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं, उन पे पढ़ाई का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। साथ ही हम देखते हैं कि बहुत कम उम्र में ही अब उनके पीरियड्स भी आ जाते हैं और वो अमूमन क्लास 4, 5, 6 तक ही रहती हैं, जब उन्हें समझ में भी नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इस अवस्था में फिर वो इस चीज़ को कैसे टैकल करती हैं, साथ ही जो उनकी माएँ हैं या परिवार के जो लोग हैं, उन्हें इस समय उनका कैसे ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आजकल बहुत जल्दी, जैसा आपने कहा कि पीरियड की आने की एक एज होती है, 11-12 साल में पहले लड़कियों को मासिक धर्म शुरू हुआ करता था, लेकिन आजकल कई बच्चियां ऐसी हैं जिनको 9 साल में, 10 साल में, किसी को तो 8 साल में भी पीरियड शुरू हो जाता है। तो वो लड़कियां इतनी अनभिज्ञ होती हैं इस कंडीशन से, उनको पता ही नहीं होता, और कभी तो माँ या घर वाले उनको कुछ बताते भी नहीं है इस समस्या के बारे में, या ऐसा कोई पीरियड आपका शुरू होगा, या कुछ जानकारी देना पहले से, क्योंकि हर माँ सोचती है कि अभी तो इसकी एज नहीं हुई, हो सकता है जब ये 10 साल की, 11 साल की होगी तब हम इसको बताएंगे। लेकिन बहुत बार किसी परिवार में उनको बताया भी नहीं जाता, जो कि अभी भी ये सोशल स्टिग्मा एक तरह से उसको छुपाया जाता है कि अरे जब लड़की और बड़ी होगी बताएंगे तब इसको। तो बहुत लड़कियां जो होती हैं, बच्चियां जो होती हैं, बिल्कुल एकदम अनअवेयर होती हैं इस कंडीशन से, और अचानक उनको ये पीरियड आ जाना, अचानक एक दिन लालिमा दिखाई देना नीचे के अंगों से, तो उनके लिए बहुत ही भयावह दृश्य होता है। वो पहचानती भी नहीं है, जानती भी नहीं है।
तो ऐसी अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो डॉक्टर वर्ग हैं, हम लोग बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं स्कूल्स में जा जा के, ऐसे टारगेट एडोलेसेंट गर्ल्स को जिनको हो सकता है उनके परिवार वालों ने भी ना शिक्षा दी हो इस बारे में, हो सकता है स्कूल में भी उनको ये ना प्राप्त हुई हो और गलत जानकारी ना उनको ये मिले कि वो किसी और सोर्स से कुछ पता लगाएं या कुछ जानकारी लें जो कि गलत हो। तो हम ऐसे कैंप्स कहिए, चाहे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कहिए, और स्कूल्स में जा जा के ये हम लोग इसका प्रचार करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन क्या है, आपको मासिक किस एज से आएगा तो क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, इससे संबंधित क्या विकार या अनियमितताएं हो सकती हैं, जिसको कैसे टैकल करा जाए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हम बताते हैं स्कूल्स में जाके, और हमने पाया कि इस हमारे इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स से लड़कियों को बहुत लाभ होता है। कई बार छोटी बच्चियां या उनकी मम्मी पापा भी हमारे जब ओपीडी में किसी और कारणवश आते हैं, तब वो हम लोगों से कहते हैं कि मैम आप मेरे बच्चे के स्कूल में गए थे, आपने ये बताया तो उसको वहीं से ये जानकारी मिली, हम तो उसको बता भी नहीं पाए, लेकिन थैंक्स टू यू कि आपने बताया। तो ये हमारी सोसाइटी इस तरह के बहुत प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती रहती है। जी, बहुत सारे जागरूकता शिविर डॉक्टरों के द्वारा भी चलाए जाते हैं, साथ ही बहुत सारी ऐसी मीडियम हैं, ऐसे माध्यम हैं जिससे आप पता करते रहिए और देखते रहिए कि ऐसा क्या हम उनकी डाइट में शामिल करें जो इनको, किशोरियों को इन परेशानियों से बचाए। डॉक्टर सलाह जितनी ज़्यादा जल्दी ली जा सके उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसा डॉक्टर भी कहती हैं कि अगर आप कोई भी परेशानी आपके साथ है, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो हमारे पास आइए, हम सबसे पहले उसका इलाज करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। मैम, हम जब बात करते हैं शारीरिक परेशानियों की, तो कहीं ना कहीं उसमें जो मानसिक परेशानियां होती हैं वो भी इस अवस्था में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बच्चे भी एक जो फेज़ होता है जिसको हम कह सकते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, उससे गुजरते हैं। उन्हें लगता है कि वो मेरे से ज़्यादा सुंदर है या मेरे में वो बात नहीं है। तो किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे लोग ये सब चीज़ें भी सीखते हैं, एक दूसरे से खुद की कंपेयर करना। तो ये मानसिक परेशानियाँ जो होती हैं, जो मानसिक विकार जिसको हम कह सकते हैं, इस सब से बच्चों को कैसे बचाना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये एडोलेसेंट पीरियड ही ऐसा है कि एक ट्रांजिशन फेस है, ना तो वो बच्चे हैं ना पूरी तरह एडल्ट हुए, तो उनके मन में बहुत जिज्ञासा भी रहती है नई चीज़ पता करने की। और कभी कभी परिवार वाले या आम सोसाइटी वाले कहते हैं, नहीं, कुछ चीज़ों में कहते हैं नहीं अभी तुम बच्चे हो, अभी ये तुमको नहीं जानना। और कहीं अगर किसी बड़े लोगों की सभा में तो कहते हैं अरे अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हुए कि तुम्हें इस बारे में जानकारी मिले। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी थोड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं। और ये सब फेज से बहुत सारे, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, फिज़िकल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस, उसी से कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हमारी बॉडी में इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों में थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन होना, किसी बात को लेके बहुत जिज्ञासा होना, और अगर इनकी ये एनर्जी को सही तरह से नहीं चैनलाइज किया जाए तो उनमें बहुत ज़्यादा जागरूकता किसी भी चीज़ की अगर उत्पन्न हो जाए और वो गलत तरीके से उसका समाधान हो, तो हमारी सोसाइटी के भविष्य के लिए लाभदायक नहीं है। तो इनको चैनलाइज करना, हम बच्चों से यही कहते हैं कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप अपने माँ बाप से बात करिए। सबसे अच्छे दोस्त उनके माँ बाप होते हैं। स्कूल्स में आपके जो टीचर हैं वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ही ये जिसे कहते हैं ना साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हों बॉडी में, बहुत ज़्यादा बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं जो कि किसी से टैकल नहीं हो रहे हैं, तब वो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। हो सकता है उचित सलाह लेने से, थोड़ा बिहेवियरल ट्रीटमेंट देने से, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने से उनकी ये समस्या बहुत हद तक उसका निवारण हो सकता है। जी, सही तरीका इन्होंने बताया कि उनकी जो एनर्जी है उसको सही जगह पे उपयोग में लाया जाए, और इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप उनकी जो कलात्मक अभिरुचियां हैं उसकी तरफ उनको मोड़िए। हो सकता है किसी बच्चे की संगीत में रुचि हो, उसे किसी इंस्ट्रूमेंट सीखने का मन हो या गाना सीखने का मन हो,
किसी लड़की की हो सकती है कि ऐसी ख्वाहिश हो कि मुझे पेंटिंग सीखना है या मुझे किसी अन्य ऐसे कलात्मक कार्य में भाग लेना है जो मेरे लिए सही हो। तो इससे उनकी जो एनर्जी है वो उन चीज़ों में लगेगी जो सकारात्मक होगी, साथ ही वो खाली नहीं बैठे रहेंगे और साथ ही उनमें एक ये भावना भी आएगी कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। तो मैम, ये जो अन्य कलात्मक गतिविधियां हैं, जो बहुत सारा आर्टिस्टिक एक्टिविटी है, ये बच्चों के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है, खास करके अभी के समय में? अभी के समय में ये कलात्मक गतिविधियां तो बहुत लाभदायक हैं बच्चों में, क्योंकि हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे या हर माँ बाप का यही ध्येय रहता है कि हमारा बच्चा पढ़े, बहुत अच्छा नाम करे, बड़ा आदमी बने। लेकिन साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़, करिकुलम तो हर कोई पढ़ता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की जिसमें अभिरुचि है, अगर बच्चा उसमें करता है तो वो अपनी एनर्जी को वहाँ निकाल रहा है, वो पॉजिटिव एनर्जी निकाल रहा है। जैसे आपने कहा, अगर किसी को डांस में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो हम उसको उसी चीज़ में प्रोत्साहित करते हैं। इससे क्या होता है, बॉडी, अगर डांस में इंटरेस्ट है तो वो बच्चा अगर आधा घंटा 1 घंटा भी डांस कर रही है वो लड़की, तो उसकी पूरी बॉडी में एक एक्टिविटी हो रही है जिससे रक्त संचार पूरी बॉडी में अच्छी तरह से हो रहा है। उसका हमारे और हार्मोन्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि अपना काम भी ठीक तरीके से करते हैं, तो एक हार्मोन बैलेंस भी बनाते हैं। तो मानसिक गतिविधियाँ, मानसिक रुचि, उसको फिज़िकली कैसे आउटलेट दिया जाए, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी आपने दिया कि डांस के जरिए जब हम डांस करते हैं, वो एक बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी भी है और इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। ठीक ऐसे ही अगर आप गाना भी गाते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो आपकी जो मानसिक ताकत है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ती है। बच्चे अपने अंदर से उस ऊर्जा का संचार करते हैं जो उनमें पॉजिटिविटी लाता है। तो इसलिए भी को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मैम, बात किशोरियों की हम कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की, तो उसमें मुझे लगता है कि जब हम बात करेंगे परेशानियों की, तो जो सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व है उसके लिए वो स्वच्छता है। तो खास करके किशोरियों के संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह वो खुद को समझे कि हाँ, मैं अभी इस तरह से अपना ख्याल रखूँ तो मैं पूरी तरह से स्वच्छ हूँ, या मैं ऐसे रहूँ तो मैं सेहतमंद रह सकती हूँ। खास करके वो लड़कियाँ जो विद्यालयों में जाती हैं जहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था मान लीजिए नहीं भी रहती हैं, तो ऐसे कंडीशन में उन्हें कैसे रहना चाहिए? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ये हमारे मेंस्ट्रुअल हाइजीन से ज़्यादा रिलेटेड है, यानी कि पीरियड के समय कैसे अपने आप को स्वच्छ रखा जाए ताकि हमारे शरीर में और इन्फेक्शन ना हो, कहीं किसी बाहरी इन्फेक्शन से। अंदरूनी हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी हो, क्षमता हो हमारी बॉडी में कि कोई भी अगर हमारा आउटसाइड इन्फेक्शन हो तो वो बॉडी हमें इतनी, हमारी शक्ति हो, इम्यूनिटी हो कि वो उसको वहीं टैकल कर ले और वहीं पे वो नष्ट हो जाए। तो इसमें सबसे पहले खान पान का विशेष महत्व है। न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसमें बॉडी में हमें भरपूर मात्रा में आयरन होना चाहिए, यानी एनीमिया ना हो हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जितना आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, न्यूट्रिएंट, सबकी मात्रा भरपूर होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं आयरन खाना चाहिए, अब आयरन की या तो गोली खाइए, लेकिन हर चीज़ के लिए दवा पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हमारे खान पान में इतने अच्छे तत्व हैं, आयरन हमारी हरी सब्जियों में अवेलेबल है, जैसे कि पालक है, हरा साग है, पोई साग है, गिंधारी साग है, ये सब, मटर है, जितनी भी हरी सब्जियां हैं उसमें आमतौर पे आयरन अवेलेबल होता है। तो हरी साग सब्जियों का सेवन खूब अच्छे मात्रा में करना चाहिए। साफ़ धुली हुई सब्जियां अच्छे से पकी हों उनका सेवन करें तो बहुत हद तक एनीमिया की शिकायत दूर हो सकती है। अब बात रही कैल्शियम की। कैल्शियम हमें जो भी दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, दूध या उससे बनी हुई चीज़ें, उसमें भरपूर मात्रा में मिलता है। जैसे दही है, दूध इट्सेल्फ खूब अच्छा है। बहुत सारे विदेश वाली जगहों में लोग योगर्ट का बहुत इस्तेमाल करते हैं, या मेट्रोपॉलिटन सिटी में योगर्ट। तो चीज़ है, इन सब में कैल्शियम की मात्रा बहुत पाई जाती है। प्रोटीन, जिसे हमारा हर बच्चा जानता है, वो पढ़ता भी है कि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी कहलाया जाता है। तो प्रोटीन हमारी जितनी भी दाल है, पल्सेस हैं,
चना है, राजमा है, सोयाबीन है, अंकुराया हुआ चना मूंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और कोई जो नॉनवेज खाता है तो उसमें तो प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छे से ही मिल जाती है। तो जब हम स्कूल्स वगैरह में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोई गिन के तो नहीं खाता है या देख के नहीं खाता है, तो हम कहते हैं कि आप लोग 5 तरह के फल खाइए, 5 कलर के। कलर से क्या होता है, हर कलर की एक अपनी सिग्निफिकेंस है। जैसे ग्रीन कलर सिंबलाइज करता है ज़्यादातर आयरन को, ऐसे ही पपीता हम लोग बोलते हैं, उससे विटामिन ए मिलता है जो कि आँखों की रोशनी के लिए अच्छा है। गाजर और थोड़ा जो केला आता है उसमें आयरन है, सेब में आयरन है। जितने सीजनल फ्रूट हैं जो भी प्रकृति ने हमें दिए हैं उन सब का ज़रूर सेवन करें ताकि अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन भरपूर हो और कोई भी बाहरी इन्फेक्शन हो उससे लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में ही हो, ताकि वहीं पे इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए। अब दूसरी बात रही मेंस्ट्रुअल हाइजीन की। किशोरियाँ जो होती हैं, जब इस अवस्था में उनको पीरियड स्टार्ट होता है तो आधी तो जानकारी होती भी नहीं, और जो जानकारी होती है वो कभी कभी सही भी नहीं होती। लेकिन जो एक अमूमन स्वच्छता हमें प्रदान करनी है वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यानी कि पीरियड के समय हमें अपने नीचे के अंगों को, योनि मार्ग को साफ़ रखना चाहिए, हमें नहाना चाहिए प्रतिदिन, और अभी जाड़े का मौसम है तो गर्म पानी से नहाना चाहिए। आप अपना जो वस्त्र अपने पहनते हैं कोशिश करें कि दिन में 2 बार बदलें, और हमेशा अपने जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको खूब अच्छे से धोएं और उसको ब्रश से, साबुन से धोएं, और मतलब जहाँ धूप निकले वो ऐसी जगह सुखाएं और उसको 2 बार बदलें। और जाड़े में जब धूप नहीं निकले तो हम लोग ये अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, किशोरियों को बताते हैं कि अगर धूप ना निकले तो गीले कपड़े ना पहने, उनको आयरन करके यानी इस्त्री करके उनको पहने, ताकि उससे कीटाणु भी मर जाएं और आपका कपड़ा भी स्वच्छ एवं सूखा रहे, तो ताकि बाहरी इन्फेक्शन ना हो। और जो पैड आप लगाएं, कोशिश करें कि पैड लगाएं, सैनिटरी नैपकिन लगाएं। बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो कि कपड़ा लगाते हैं, जहाँ उनको खाना अगर ढंग से नसीब ना हो, उनको हम कहें कि पैड खरीदिए लगाइए, तो शायद ये अनुचित होगा। तो जो लोग, अगर वैसे तो आइडियली नहीं यूज़ करना चाहिए कपड़ा, लेकिन जो लोग यूज़ करते हैं तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि साफ़ धुला हुआ कपड़ा जो कि धूप में सूखा हो और एक बार के बाद अच्छे से धुला हुआ हो उसको आप यूज़ करें, वरना आप अच्छा करने की बजाय और अपने अंदर इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। और जो लोग पैड यूज़ करते हैं, जो लड़कियां, उनको हम कहते हैं कि दिन में कम से कम 24 घंटे में आप 3 पैड बदलें। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो कि शुरुआत में हो सकता है उनका पैड थोड़ा सा ही स्टेन होता हो, तो वो उनको मतलब ये शिक्षा दी जाती है या खुद भी सोचती हैं कि अभी तो एक पैड यूज़ ही नहीं हुआ पूरा, तो उसको सुबह से लेके शाम तक भी लगाए रखती हैं या रात तक भी लगाए रखती हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि वो जो थोड़ा बहुत भी ब्लड है वो एक बहुत अच्छा कल्चर मीडियम है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। कीटाणु और पनपते हैं, उनका वो खाना है एक तरह से ब्लड जो है। तो उसको वो मासिक के पैड को दिन में कम से कम 3 बार बदलें, और अगर जब ज़्यादा अगर पीरियड आने लगे, ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगे, तो एज़ पर नीड वो उनको 4 या 5 बार भी बदलना पड़ सकता है। तो ये सब स्वच्छता अगर वो अपनाएंगी, पीरियड के समय हाथ अच्छे से धोएं, क्योंकि पीरियड का पैड बदलने से पहले और बदलने के बाद आपके हाथ अच्छे से साबुन पानी से धुले होने चाहिए। ये सब स्वच्छता अगर अपनाएंगे तो बहुत उनको फ़ायदा मिलेगा। जी, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सही और सरल तरीके से डॉक्टर ने समझाया कि किस तरह किशोरियों को मासिक के दौरान जो स्वच्छता है उसे रखनी चाहिए और कैसे आसानी से वो स्वस्थ रह सकती हैं, इस बारे में भी बताया। मैम, जब विद्यालय की बात करते हैं, किशोरियों की बात करते हैं, तो हमारे विद्यालय में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है या सेक्सुअल एजुकेशन है, इसकी कितनी ज़्यादा आवश्यकता है कि हम किशोरियों को सही शिक्षा दे सकें? आपका प्रश्न बहुत अच्छा था। आजकल तो विद्यालयों में सुना है कि एक उनके पाठ्यक्रम में भी बहुत जल्दी ये एक कोर्स में आने वाला है, सेक्स एजुकेशन, जो कि मुझे लगता है आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। सही सेक्स एजुकेशन एक बच्चे को दी जाए। हर सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि कोई गलत एजुकेशन, उनको अपने बारे में, अपनी बॉडी के अंदर हो रहे चेंजेस के बारे में
सही जानकारी देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम उनकी ये एनर्जी पॉजिटिव वे में चैनलाइज नहीं करेंगे तो वो हो सकता है किसी गलत सोर्स की तरफ आकर्षित हो और जो कि उनको इसका खामियाजा आगे चल के भुगतना पड़े। तो सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में बहुत ज़रूरी है, इनके पाठ्यक्रम में भी बहुत ज़रूरी है, और समय समय पर स्कूल ऐसे प्रोग्राम्स भी आयोजित करता रहता है जिसमें डॉक्टर्स को या बाहर के एक्सपर्ट पैनलिस्ट को बुलाते हैं वो लोग, ताकि हम इस विषय पे उनको सही जानकारी दे सकें। नॉट ओनली सेक्स एजुकेशन, हम उनको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी बताएं, करेक्ट एजुकेशन दें। जी, किशोरावस्था की जब बात होती है तो हम भारत जैसे देश में हैं जहाँ की बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या है और अभी भी है, तो इससे जागरूक करने के लिए आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जैसा अभी हम सब इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि एडोलेसेंट हेल्थ, जो खुद ही 10 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक के ही बीच में कन्याओं को एडोलेसेंट गर्ल्स माना जाता है, और अभी हमारे गांव में या छोटी जगहों में भी जागरूकता की कमी होने के कारण भी अभी भी वहाँ बाल विवाह बहुत प्रचलित है। बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो कि जिनको शायद अभी मासिक भी नहीं शुरू होता और उनका विवाह कर दिया जाता है, जिसमें वो बिल्कुल अनभिज्ञ होती हैं, उनको पता ही नहीं है कि पीरियड क्या है, तो वो आगे की अपनी ज़िंदगी उस पर ही उनकी बहुत निर्भर करती है। तो हमारी डॉक्टर्स की या चाहे समाज की ये एक बहुत बड़ा दायित्व है कि उनको इसके बारे में जागरूक करें। उनके सबसे पहले परिवार को जागरूक करें, ताकि परिवार जागरूक होगा तब वो अपनी बच्चियों का भी करेक्ट रूप से ध्यान दे पाएगा। जी, डॉक्टर चारू मोदी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई और हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे खुला आकाश में कि किस तरह हम बात कर रहे थे किशोरियों के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की, और कितनी अच्छी जानकारियाँ डॉक्टर चारू मोदी ने हमसे साझा की। खुला आकाश में आगे आप क्या देखना पसंद करेंगे, हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। साथ ही हमारी ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो आज के लिए खुला आकाश की पूरी टीम को दीजिए विदा और देखते रहिए दूरदर्शन बिहार। नमस्कार।